हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रणव कटारा और आज हम करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो मैं आशा करता हूं कि आप लेक्चर नंबर 1 को देख के आए होंगे। और लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। हमने थोड़ा सा बेसिक प्रीव्यू लिया था, सरफेस केमिस्ट्री क्या है। थोड़ा हमने ये पढ़ा था कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अगर किसी केस में एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों हो जाएं तो उसे जॉर्प्शन कहते हैं। ऐसे ही मतलब हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लिया है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, कि सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th में जो केमिस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर भी है। और ये चैप्टर आपका कहीं हद तक केमिकल काइनेटिक्स में बड़ी हेल्प करता है। क्योंकि इसमें कैटलिस्ट की बातें भी होती हैं। क्योंकि क्योंकि इस सरफेस केमिस्ट्री में हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला जो पार्ट है वो आपका है एडजॉर्प्शन। जी हाँ, एडजॉर्प्शन हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर आपका जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? दूसरा पार्ट है आपका कैटालिसिस। तीसरा पार्ट क्या है आपका? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हमें एडजॉर्प्शन की चर्चा करनी है। ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूं लेक्चर 1 में, पर इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, एडजॉर्प्शन क्या होता है। किसी भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे कोई भी एडजॉर्बेट अट्रैक्ट हो जाए और यहाँ पर आके ऐसे एडजॉर्ब हो जाए, यानी एडजॉर्बेंट पर आपके एडजॉर्बेट आके एडजॉर्ब हो जाए, यहाँ पर आके एडजॉर्ब हो जाए, इसको हमने एडजॉर्प्शन कह दिया था। तो सुनिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एडजॉर्प्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, द फिनोमिनो ऑफ अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस या फिर द फिनोमिनो ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस टुवर्ड द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड और सॉलिड resulting in higher concentration of molecules substance is called adsorption। यानी कोई भी ऐसी फिनोमिना जिसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो अट्रैक्ट हो या रिटेन हो किसी भी सॉलिड या लिक्विड एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, और उससे क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी जो एडजॉर्बेंट है। तो इस प्रोसेस को हमने कह दिया एडजॉर्प्शन। ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सुनिए, हमने डेफिनेशन तो कर ली, अब हमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल पढ़ने हैं। किसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं? कि गुड एडजॉर्बेंट कौन कौन से होते हैं, गुड एडजॉर्बेंट कौन कौन से होते हैं। हालांकि एडजॉर्बेंट का काम क्या है, किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करके एड्सॉर्ब कर लेना अपने सरफेस पे। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल एंड चारकोल। अब आखिर ये चीज क्या है, एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल, चारकोल। तो ये गुड एडजॉर्बेंट है। ये क्या है? गुड एडजॉर्बेंट। अब ये गुड एडजॉर्बेंट क्या होते हैं? एडजॉर्बेंट तो आपको पता है क्या, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिटेन करे किसी भी मॉलिक्यूल को और अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर ले, उसको हमने कह दिया एडजॉर्बेंट। तो ये गुड एडजॉर्बेंट के एग्जाम्पल हैं। अब सिलिका जेल की बात करते हैं। आप सभी ने सिलिका जेल देखा है। कैसे देखा है? नाम इसका आपको नहीं पता पर सभी ने देखा है। कैसे? आप मार्केट जाएंगे वाटर बोतल परचेस करने के लिए,
या फिर आप जाएंगे कोई भी ऐसी चीज परचेस करने के लिए जिसके अंदर आपको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो आपने गौर करा होगा क्या कि वाटर बोतल के अंदर एक पैकेट आता है जिसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं व्हाइट व्हाइट कलर की, वही होता है आपका सिलिका जेल। इसका फंक्शन क्या है भाई? ये क्या है? गुड एड्सॉर्बेंट। ये क्या करता है? वाटर मॉइस्चर को या मॉइस्चर को एड्सॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे, इसलिए डाला जाता है इसका छोटा छोटा पैकेट। हाँ, ये कोई खाने की चीज नहीं है, माना किसी ने गोली देखा, पैकेट फाड़ा और डाल दिया, ऐसा नहीं है। ये सिलिका जेल काय के लिए यूज होता है? एज अ गुड एड्सॉर्बेंट। और एल्यूमिना जेल भी कुछ ऐसे ही गुड एड्सॉर्बेंट है जो काम में आता है किसी भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब बात करते हैं चारकोल की। बात करते हैं चारकोल की। ये चारकोल क्या है? सुना सुना सा लग रहा है ना? तो मैं आपकी नॉलेज और बढ़ाना चाहूंगा। चारकोल क्या होता है? किसी भी चीज को हमने क्या करा? जला दिया। किसी भी चीज को हमने जला दिया, उसको जलाने के बाद जो राख बनेगी या जो कोयला बनेगा, जो ऐश बनेगी या कोई कोल बनेगा, उस पर्टिकुलर चीज को जलाने से, तो उसको हम चारकोल कह देते हैं। अब जो चारकोल नाम है, ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कोयले के लिए। जो कोयला खदानों में से आता है, उस कोयले को जला के, उस कोयले को जलाते हैं तो राख बनती है, वो चारकोल होता है। और ऐसे ही अगर हम हड्डियों को जलाए तो हड्डियों को जला के राख बनेगी या कोयला बनेगा, तो उसको कह देंगे बोन चारकोल। उसको कह देंगे क्या? बोन चारकोल। बोन चारकोल। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्बेंट, बोन चारकोल। ऐसे ही हमने लकड़ी जलाई, लकड़ी का कोयला बना, बड़ा हल्का सा होता है, लकड़ी का कोयला बना, उसको क्या कह दिया? वुड चारकोल। यानी किसी भी चीज को जलाने से जो राख या कोयला बनता है, हमने सीखा, वो उसे नाम दिया चारकोल, और जिस चीज से बनना है उसको आगे लगा दिया बोन चारकोल, वुड चारकोल। ऐसे ही होता है एक ब्लड चारकोल, जो खून जला के बनाया जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, होता है ब्लड चारकोल, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सुनिए, बोन चारकोल का क्या यूज है? हमें पता है। हमें क्या पता है? ये एड्सॉर्बेंट है, यानी किसी भी चीज को एड्सॉर्ब करेगा, पर्टिकुलर चीज को एड्सॉर्ब करेगा। आपने सुना होगा क्या, हड्डी की राख से हमने चीनी को साफ करा। क्या भाई, ये क्या बोल दिया मैंने? आपने शक्कर देखी है? शक्कर वास्तव में सफेद कलर की नहीं होती भाई। शक्कर आपकी होती है ब्राउन कलर की। शक्कर आपकी ब्राउन कलर की होती है। अब व्हाइट कलर में कैसे आती है और ब्राउन कलर की होती क्यों है? तो सुनिए, जो चीनी होती है या जो शक्कर होती है वो किससे बनती है? वो बनती है आपकी गन्ने से, और गन्ने से गुड़ भी बनता है। गुड़ तो ब्राउन कलर का होता है। तो चीनी होती है वो भी ब्राउन कलर की होती है, पर वो व्हाइट कैसे होती है? बोन चारकोल से उसकी रबिंग करी जाती है, और बोन चारकोल एड्सॉर्बेंट है तो उसका ब्राउन कलर एड्सॉर्ब कर लेता है, और चीनी आपकी व्हाइट कलर की हो जाती है। तो आगे बात करते हैं, ये तो हमने एड्सॉर्बेंट के एग्जाम्पल पढ़े। अब बात करते हैं कि आखिरकार आखिरकार ये एड्सॉर्प्शन होता ही क्यों है? ये एड्सॉर्प्शन आपका होता ही क्यों है? क्या बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं रीजन फॉर एडजॉर्प्शन। रीजन फॉर एडजॉर्प्शन। क्या रीजन है कि एडजॉर्प्शन होता है? तो सुनिए, इसके पीछे बड़ा कमाल का रीजन है। क्या रीजन है? जनरली जो एड्सॉर्बेंट होते हैं वो आपके या तो सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं। मान लो ये कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है। इस लिक्विड में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, कुछ पार्टिकल यहाँ सरफेस पे भी होंगे, इस लिक्विड के पार्टिकल। इन पार्टिकल्स पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। अब जो ये अंदर वाले पार्टिकल होंगे ये इधर उधर घूम रहे होंगे, यानी इन पे फोर्स लग रहा होगा ऑल पॉसिबल्स डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऐसे इस वाले पे एक चैप्टर हुआ था 11th क्लास में आपका फिजिक्स में,
सरफेस टेंशन, उसमें हमने देखा था कि कोई भी लिक्विड की टेंडेंसी होती है क्या, अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं, इन पे जो नेट फोर्स होता है वो आपका कैसा होता है? वो होता है इनवर्स। ये फोर्स आपका इनवर्स होता है, यानी नेट फोर्स इनवर्स होता है, और ऊपर कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स अंदर की तरफ है। इसी प्रॉपर्टी को हमने 11वीं की फिजिक्स में कह दिया था क्या? सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन क्या है? ये किसी भी लिक्विड की बाय वर्च्यू एक टेंडेंसी है जिससे लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करता है। यानी नेट नेट जो फोर्स है वो कैसा है? नेट फोर्स है यहाँ इनवर्ड। यानी कोई भी सब्सटेंस आएगा तो नेट फोर्स सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नेट जो फोर्स है वो इनवर्ड है। तो क्या होता है, ये अपनी तरफ इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और इसलिए ही एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस पे होता है सिर्फ, क्योंकि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे नेट फोर्स इनवर्ड होता है, इसलिए ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स अदर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने बात कर ली किसके लिए? लिक्विड्स के लिए। ऐसे ही बहुत सारे आपने नाम सुना होगा। कैटलिस्ट क्यों यूज करे जाते हैं? एड्सॉर्बेंट की तरह, यानी कैटलिस्ट पे होता है एड्जॉर्प्शन। तो कैटलिस्ट जनरली कैसे होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी निकल, प्लेटिनम जो कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट है, दे आर सॉलिड। अब उनके केस में क्या होता है कि वो भी अट्रैक्ट करते हैं। उनके केस में एड्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो सुनिए कैसे होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं सॉलिड के केस में क्या होता है। मान लो ये कोई सॉलिड है। अब हमें पता है जो कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, निकल, निकल, पीटी। अब ये निकल, पीडी वेरी गुड कैटलिस्ट होते हैं, और ये डी ब्लॉक के हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के ही क्यों होते हैं गुड कैटलिस्ट? इसलिए होते हैं। उसका रीजन सुनने से पहले आप ये समझिए कि आखिर सॉलिड में जो एडजॉर्प्शन होता है वो आखिर होता ही क्यों है। एडजॉर्प्शन में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं इन पे भी नेट इनवर्ड फोर्स होता है, यानी नेट फोर्स होता है वो इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है। जिन फोर्सों को हम क्या कह देते हैं, इस केस में कह देते हैं हम फोर्सों को अनबैलेंस्ड फोर्स, या फिर इसे कह देते हैं अनयूटिलाइज्ड वैलेंसीज, और क्या कहते हैं, फ्री वैलेंसी। यानी जो इसमें भी नेट फोर्स होता है सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे, जो ये सॉलिड है, ये क्या है, ये सॉलिड है। सॉलिड के केस में जो नेट आपका फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं सॉलिड के केस में, वो कैसा होता है, इनवर्ड। तो इस पे भी कोई भी सब्सटेंस आता है ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है। अब बात समझ में नहीं आई कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं दे एक्ट एज वेरी गुड कैटलिस्ट। व्हाई? तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। मैंने आपको कहा अनयूटिलाइज्ड वैलेंसी और फ्री वैलेंसी क्या होता है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी ऑर्बिट में उतनी ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी। और हमें क्या पता है, जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी ज्यादा होती है। काहे होती है भैया? क्योंकि उनके पास वाइकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास ऐसा क्या है, इनके पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स।
वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का क्या अर्थ है? खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा क्या, उतनी ही ज्यादा आपकी होती है फ्री वैलेंसी। और जितनी ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्री वैलेंसी, अनयूटिलाइज्ड वैलेंसी, अनबैलेंस्ड फोर्स, उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन आपका होगा। तो मैं आपको इससे क्या बताना चाह रहा था कि लिक्विड के केस में इनवर्ड फोर्स की वजह से एडजॉर्प्शन है, सॉलिड की वजह से अनबैलेंस्ड फोर्स, अनयूटिलाइज्ड वैलेंसी और फ्री वैलेंसी की वजह से। तो ये तो आपका हो गया रीजन फॉर एडजॉर्प्शन। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं क्या, एडजॉर्प्शन को बढ़ाया कैसे जा सकता है। एडजॉर्प्शन को बढ़ाया कैसे जा सकता है लाला, कैसे? सुनिए मेरे दोस्तों, आपको बताता हूं कैसे बढ़ाया जाता है। आप मेरे को एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये मेरे पास एक बड़ा सा गुब्बारा है और मेरे पास इसके अंदर 2 लीटर पानी भरा है। कितना? 2 लीटर वाटर। और ऐसे ही मेरे पास 100 गुब्बारे हैं, ऐसे 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 कितने हैं? 100 बैलून्स। उन सब बैलून्स को मिला के उनमें पानी कितना भरा है? 2 लीटर। यानी हमें एक बात मालूम पड़ रही है कि वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि सरफेस एरिया इस बैलून का ज्यादा होगा या ये 100 बैलून से इनका ज्यादा होगा? क्या बता सकते हैं? अगर आपका जवाब है ये, तो आप गलत हो। माफ करना मुझे, आप गलत हो। पर जो सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो इसका ज्यादा होगा। जो 100 बैलून्स होंगे उनका सरफेस ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? आपने देखा हो, अगर आप बाल कटवाने जाते हो तो फुश फुश आपने देखा है क्या होता है? उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारी निकलती हैं, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। जब वो ऐसे ऐसे करता है उससे बाल बड़ी जल्दी भीग जाते हैं। क्या अगर मैं, मान लो मैंने 2 बार फुश फुश करा, उसमें मान लो आपका 100 ml पानी निकला, उसी 100 ml पानी को, उसी 100 ml पानी को मैं मग में भरूं और एकदम ऐसे डाल दूं, क्या आपके पूरे बाल भीगेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होगा एक बार में। और जितने ज्यादा न्यू, जितने ज्यादा स्मॉल, छोटा साइज होगा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। कैसे? इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं एक। सुनिए, हमें पता है NiPTPD यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्ट एज वेरी गुड कैटलिस्ट। तो रीजन हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? हाउ टू इंक्रीज एडजॉर्प्शन। देखो, मेरे पास है निकेल। निकेल क्या है आपका? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या है? वो एड्सॉर्बेंट है, एक जो एड्सॉर्ब करता है। देखिए, मेरे पास है निकेल। अब मेरे को कोई बता सकता है इसमें नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी कितनी है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है इसमें नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी? कितनी है इसमें? 8। मैंने आपसे कहा अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, यानी ये एक बड़ा है, इसको मैं तोड़ दूं तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा यानी वैलेंसी इंक्रीज हो जाएंगे इसकी। वैलेंसी इंक्रीज हो जाएंगी, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी ज्यादा हो जाएंगी, अनबैलेंस्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अनयूटिलाइज्ड वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा? आइए आइए समझते हैं। मैंने क्या करा, इस पूरे को मैंने क्या करा, ऐसे करके तोड़ दिया। ऐसे करके तोड़ दिया तो देखिए ये कैसा दिखेगा। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा। देखिए, यहां से मैंने तोड़ा तो ये कुछ ऐसा बन गया।
अब इसमें नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी काउंट करिए। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि अगर किसी भी चीज को तोड़ूं यानी छोटे छोटे पार्ट कर लूं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। यानी स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल लार्जर विल बी सरफेस एरिया। स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल लार्जर विल बी सरफेस एरिया। ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, मैंने तोड़ा, दो छोटे छोटे हिस्से में तोड़ा, क्या इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ? मैंने कहा बिल्कुल। कैसे? ये जो यहाँ पर बाउंड था, बॉन्ड के कारण ये भी हट गया, यानी नए सरफेस फॉर्म हुए इस केस में। या फिर इसमें कितनी वैलेंसी इंक्रीज हुई? इधर थी नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी 8, यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी आई? 12। यानी 8 से हो गई 12, यानी एड्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी सॉलिड के केस में अगर इंक्रीज करती है या अनबैलेंस्ड फोर्स इंक्रीज करता है तो उतना ही ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। मैंने आपको एक बात बताई, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और बात एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, सरफेस एरिया वाला। सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से। आपने क्या करा, ये कोई कागज है, ये कागज को आपने हिस्सों में तोड़ दिया 4। ये कैसा हो जाएगा? अब इन चारों हिस्सों को भी आपने तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। ये कैसा दिखेगा आपको? ये दिखेगा कुछ ऐसा। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा क्या, इसको देखिए और इसको देखिए ध्यान से, आपको कुछ समझ में आए तो मुझे बताइएगा। क्या समझ में आएगा भैया? सुनिए, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या इसका? ऑब्वियस सी बात है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यों? क्यों? देखो, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये रहा, ये हिस्सा, ये आप ज्वाइंट करके देखो, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इनमें नए हिस्से और बने। कौन कौन से? एक ये बना, एक ये बना, एक ये। क्या इसमें था? ये मैंने तोड़ा है, इसमें था नहीं। मैंने इनको फर्दर तोड़ा, देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये रहा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसमें बस यही थे। और इसमें देखो ये बना नया, ये बना, ये, मतलब जितनी बार आप तोड़ते जाएंगे, जितना छोटा साइज करते जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। यानी एक गोल्डन लाइन लिख लीजिए, एक गोल्डन लाइन लिख लीजिए। क्या? स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल लार्जर विल इट्स सरफेस एरिया। ये बड़ी गोल्डन पॉइंट है, बड़ी गोल्डन लाइन है, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल लार्जर विल बी इट्स सरफेस एरिया। तो हम क्या करते हैं, जब अगर हमें एड्जॉर्प्शन की रेट को इंक्रीज करना है, और वही हम पढ़ रहे हैं कैसे इंक्रीज करें, तो हम क्या करते हैं, जो Ni निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम है, उनकी हम लेते हैं क्या, पाउडर्ड फॉर्म लेते हैं, जिससे कि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। मान लो एक सरफेस एरिया इतना है निकल का और एक इतना है। अब आप मुझे बताइए किस पे पार्टिकल ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे? जाहिर सी बात है इसका सरफेस एरिया ज्यादा, इस पे ज्यादा होंगे। यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे होता है? जितना छोटा छोटा तोड़ोगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल लार्जर विल बी इट्स सरफेस एरिया। ये लाइन को आप याद कर लीजिए।
अय्यर जी की स्टाइल में इसको याद कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बड़ा मजेदार पॉइंट है, बड़े अच्छे से समझाऊंगा, सुनिए। क्या होता है आपका, क्या होता है जब किसी भी एड्सॉर्बेट के ऊपर पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे और फिर यहां पर आके ये पार्टिकल क्या होंगे, ऐसे करके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। अब एड्सॉर्ब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और हमें पता है किन्हीं भी दो चीज के बीच में अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, यानी उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो पास आने के लिए एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यानी हमें एक पॉइंट मालूम पड़ा। क्या 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 मालूम पड़ा हमें? पॉइंट, ये पॉइंट था ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन क्या होगा? ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, आपका ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन सरफेस एनर्जी जो होगी, सरफेस एनर्जी वो आपकी डिक्रीज करेगी और डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी की वैल्यू फॉर एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन यानी एड्सॉर्प्शन होते वक्त जो हीट चेंजेस हुए हैं उसको हमने डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन कहा, और उसकी वैल्यू नेगेटिव इसलिए है क्योंकि एड्सॉर्प्शन होता है तो दो भी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पास पास आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यानी सरफेस पे जब आएंगे, एड्सॉर्ब होंगे तो एनर्जी तो रिलीज कर जाएगी, एनर्जी तो रिलीज कर जाएगी। इसमें एनर्जी रिलीज क्या करेगी? तो सरफेस पे जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। वही मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस, पर डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमें पता है डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव। इतना आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा यानी क्लियर हो चुका है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आई होप बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। अगर आपको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे हम क्या बात कर रहे हैं भैया? बेसिक बेसिक बात तो हो गई हम सबकी। क्या कि एड्सॉर्प्शन क्या था, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज कैसे करते हैं, एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल क्या थे, एड्सॉर्बेंट के क्या एग्जांपल थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशंस। यानी कि एड्सॉर्प्शन के टाइप सॉल्यूशन में कितने तरीके के हैं? तो हमें पता है, हमें क्या पता है, सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है ना उसमें दो चीजें होती हैं। क्या क्या दो चीजें होती हैं? एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। अगर किसी भी सॉलिड, किसी भी सॉलिड एडसॉर्बेंट, किसी भी सॉलिड एडसॉर्बेंट पे सॉल्यूट पार्टिकल्स का एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो उस एड्सॉर्प्शन को नाम दिया क्या? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। किसी भी सॉलिड एडसॉर्बेंट की सरफेस पे अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का भी एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो नाम क्या दे दिया? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। यानी क्या? जब सिर्फ सॉल्यूट का एड्सॉर्प्शन होगा किसी भी सॉलिड एडसॉर्बेंट पे, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। किसी सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ का होगा तो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ये देखा गया है कि ज्यादातर केस में
जो सॉल्यूट होता है उसका ही एड्जॉर्प्शन होता है सॉलिड एड्सॉर्बेंट पे या किसी भी सॉलिड एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे। तो देखिए अब ये सॉल्यूट एड्सॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हो रहा है तो नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। इस केस में सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों हो रहे हैं, इसमें सॉल्यूट हो रहा है और मैं कह रहा हूं आपसे कि सिर्फ ज्यादातर केसों में सॉल्यूट होता है। तो एक बात बताइए, किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट की मात्रा कम है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होगा इसलिए जो एड्जॉर्प्शन होगा उसे कह देंगे पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। बट अगर अगर सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्यूट कम है तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहा था लाला? कहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहा था? हमने कहा था डाइल्यूट। ये तो बेसिक सी बातें हैं। अब डाइल्यूट में क्या है, सॉल्यूट कम होता है सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो क्या होता है इस केस में, सॉलिड एड्सॉर्बेंट के ऊपर सॉल्यूट के पार्टिकल तो एड्सॉर्ब होते हैं पर सॉल्वेंट के भी पार्टिकल एड्सॉर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसको नेगेटिव एड्जॉर्प्शन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, सुनिए। इसको एक बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप गए किसी शॉप के पास। कौन सी शॉप? आजकल बड़े फूड चैलेंज हो रहे हैं। आप गए खाना खाने के लिए किसी शॉप के पास। आपने कहा जा मेरे लिए एक प्लेट छोले भटूरे और दाल मखनी और तंदूरी रोटी लेके आ। उसने क्या कहा? ठीक है साहब, मैं आपको ला के देता हूँ। आपने पेट में खाना खाया और आपको संतुष्टि हो गई, यानी पानी भी पिया होगा आपने, पानी पिया। और मान लो कोई कोई ऐसी दुकान है जहां पर आप जाके बैठे और आपने कहा सेम चीज छोले भटूरे और तंदूरी रोटी और दाल मखनी लेके आ, पर उसने कहा जी साहब आज तो कुछ नहीं मिलेगा, आज सिर्फ पीने के लिए पानी है। और उस एरिया में 1000 किलोमीटर तक कहीं भी कोई भी और दुकान नहीं है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ पानी पी के ही काम चलाओगे। ऐसे क्या होता है, जब सॉल्यूट कंसंट्रेटेड होता है यानी दावत फुल होती है, यानी खाना बहुत सारा होता है, तो सॉलिड एड्सॉर्बेंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल को एड्सॉर्ब कर लेता है, यानी कहता है पेट भर गया। अब जब पता है कि खाना कम है और कहीं और इर्द गिर्द इधर उधर कोई खाना कम है और पीने के लिए सिर्फ पानी है, तो क्या कहता है सॉलिड एड्सॉर्बेंट, चलो पानी पी के ही काम चला लेते हैं, भूखा रहने से तो बढ़िया ही है। तो ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा खाना मिल गया और भूख लगी है और खाना है नहीं, तो ये क्या करता है सॉल्वेंट पार्टिकल को भी एब्सॉर्ब कर लेता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बात करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब सुनिए, अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं इसमें से रफ कर देता हूं। और आपको मैंने कहा था पीछे चारकोल, चारकोल में एक बताया था ब्लड चारकोल। अब ब्लड चारकोल की बात करते हैं। हमने पढ़ा नेगेटिव एड्जॉर्प्शन पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। नेगेटिव वो जो कंसंट्रेटेड होता है, नेगेटिव वो जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में होता है, उसको नेगेटिव एड्जॉर्प्शन कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन का, पॉजिटिव जिसमें खाना अच्छे से मिल गया, सॉल्यूट पार्टिकल अच्छे से मिल गए कंसंट्रेटेड में, यानी पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। तो एक एग्जांपल है या क्वेश्चन कह लीजिए, what happens when concentrated KCl and diluted KCl shake with blood charcoal।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉलेज बढ़ाने वाला है। कह रहा है क्या होगा जब मैं एक कंसंट्रेटेड KCl का सॉल्यूशन लूं और एक डाइल्यूटेड KCl का सॉल्यूशन लूं और उन्हें ब्लड चारकोल में मिक्स करूं तो क्या होगा। तो क्या होगा सुनिए। हमें पता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट किसकी है, सॉल्यूट की। तो KCl अगर कंसंट्रेटेड है तो इसमें क्या होगा, KCl ज्यादा होगा सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेटेड KCl के केस में क्या होता है, जब ब्लड चारकोल में इसको मिक्स करते हैं हम, तो कंसंट्रेटेड KCl वाला सॉल्यूशन शो करता है क्या, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। और जो डाइल्यूटेड KCl वाला सॉल्यूशन है उसको हम जब ब्लड चारकोल में मिक्स करते हैं तो वो शो करता है नेगेटिव एडसॉर्प्शन। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। तो ब्लड चारकोल का सिंपली ये रोल है, KCl डाल के चेक करा पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। तो ये बात हो गई आपकी, कितनी बात हो गई। हमने पढ़ लिया एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन, पढ़ ली हमने, एग्जाम्पल पढ़ लिए एडजॉर्बेंट के, और हमने क्या पढ़ा कि चारकोल क्या होता है, और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सरफेस एरिया बढ़ा दो तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है, और जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उस दौरान जो सरफेस पे एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो ऑलवेज डेल्टा एच की वैल्यू उसके लिए नेगेटिव होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। और हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा, व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड KCl और डाइल्यूटेड KCl शेक विद ब्लड चारकोल। आई होप बड़ा मजा आया होगा आपको। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ी गर्मी है, पंखा भी है नहीं, पंखा खराब हो गया है, पर पंखा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मेहनत करेंगे और आपके लिए कंसेप्ट को इजी बनाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल आसानी से सारे कंसेप्ट समझ में आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, ये मेरी आपसे एक विनती है, इससे हमें खुशी मिलती है। और कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है 12th क्लास से रिलेटेड, कमेंट में बता दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में या अगले लेक्चर नंबर 3 में सरफेस केमिस्ट्री के। टिल देन टाटा बाय।